हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग का रैंकर सीरीज यूट्यूब पर फ्री आप लोग को करवाया जा रहा है। तो आज से मेरी वीडियो आना स्टार्ट हो चुकी है और मेरा एक वीक में 2 या 3 वीडियो आप लोग को जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें मैं टॉप 10 एमसीक्यू रहेंगे। एक क्लास में कितना एमसीक्यू करवाऊंगी आप लोग को? 10 गो करवाऊंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ। राइबोसोम किसके बनने का स्थान होता है? यानी कि सिंपल से कहने का मतलब है कि राइबोसोम में क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर है कि राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है। राइबोसोम और द सेल ऑर्गेनल वेयर प्रोटीन आर सिंथेसिस इन द सेल। क्या बोला गया है कि राइबोसोम कोशिका के वे अंगक हैं जहां प्रोटीन का निर्माण संश्लेषण होता है। कोई पूछेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है सेल में, तो आप क्या बोल सकते थे? राइबोसोम। क्या बोलिएगा? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। कोई ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? राइबोसोम। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा था कि राइबोसोम आर द साइट ऑफ। राइबोसोम किसके बनने का स्थान होता है? रिस्पायरेशन, श्वासन, फैट मेटाबॉलिज्म, वसा उपचय, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम आर मेनली मेड अप ऑफ। क्या कह रही है क्वेश्चन कि राइबोसोम मुख्यतः किससे बने होते हैं? बताइए, राइबोसोम किसका बना हुआ रहता है? डीएनए एंड प्रोटीन का, आरएनए एंड प्रोटीन का, लिपिड एंड प्रोटीन का, या फिर डीएनए और आरएनए का? तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है कि राइबोसोम क्या है? एक स्मॉल सेल ऑर्गेनल है जो मेनली आरएनए और प्रोटीन का बना रहता है। किसका बना रहता है? राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए यानी कि आरएनए और प्रोटीन का बनता है। आरएनए में भी होता है आरएनए, एमआरएनए होता है। तो राइबोसोम में भी कौन सा आरएनए है? आरएनए। और भी एक आधो आरएनए होती है। तो क्या होता है राइबोसोम में? कौन सा आरएनए है? तो आरएनए है। तो राइबोसोम किसका बना रहता है? आरएनए से और प्रोटीन से। और ये क्या करता है? दिस कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू सिंथेसिस प्रोटीन इन द सेल। और ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो वही बोला गया है कि राइबोसोम छोटे कोशिकांग होते हैं जो मुख्य रूप से राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये दोनों मिलकर कोशिका में प्रोटीन के निर्माण का कार्य करते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा था कि राइबोसोम किसका बना हुआ है? तो किसका बना हुआ है? आरएनए एंड प्रोटीन का। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। बताइए तो श्वासन केंद्र कहाँ स्थित होता है? बताइए रिस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड है? मेडुला ओब्लांगेटा में, हाइपोथैलेमस में, थैलेमस में, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। और जो पहला जो क्वेश्चन करवाई थी वो भी 2024 में आया हुआ था। और जो एक सेकंड क्वेश्चन है वो मैं खुद से आप लोग के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर की हूँ, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन आने के चांस है आपके एग्जाम में। तो रिस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है, यानी कि श्वासन केंद्र कहाँ स्थित होते हैं? तो वो होते हैं मेडुला ओब्लांगेटा में। तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर है कि रिस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? मेडुला ओब्लांगेटा में। यहाँ पर बोला गया कि श्वासन केंद्र मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा भाग में स्थित होता है। और ये क्या करता है? आपका कंट्रोल क्या करता है? रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने की गति और गहराई को नियंत्रित करता है। कोई बोलेगा कि रिस्पिरेटरी सेंटर जो मेडुला ओब्लांगेटा वो क्या कंट्रोल कर रहा है? तो रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने की गति और गहराई को। चलिए इसमें इतना याद रखिए। और कैसे? बाय सेंडिंग नर्व सिग्नल टू द रिस्पिरेटरी मसल लाइक द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। क्या करता है? तथा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियों को संकेत भेजता है। कैसे नियंत्रण करता है? डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियों को संकेत, मसल को क्या करता है? सेंड करता है रिस्पिरेटरी मसल को, जिससे क्या होता है आपका डायफ्राम अप एंड डाउन होकर, या फिर इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर आपका क्या होता है? इनहेलेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें मेडुला ओब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच मसल प्ले द रोल इन ब्रीडिंग, बताइए तो सांस लेने में मुख्य भूमिका किस मांसपेशी की होती है। अभी मैं बताई थी डायफ्राम है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है या फिर डेल्टॉइड है। तो अभी मैं यहाँ पर बताई थी कौन सा कर रहा था, देखिए रिस्पिरेटरी मसल को कौन कर रहा था, रिस्पिरेटरी मसल किसके द्वारा होता है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल का। कौन है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, डायफ्राम है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है और डेल्टॉइड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायफ्राम। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया कि डायफ्राम क्या होता है, मेन मसल होता है जो ब्रीडिंग में इन्वॉल्व होता है, लेकिन डायफ्राम सांस लेने में मुख्य भूमिका निभाने वाली मांसपेशी है। व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, क्या कह रहा है कि जब आपका डायफ्राम संकुचित होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट मूव डाउनवर्ड, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, डाउनवर्ड चल जाता है। एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैपेसिटी, और डाउनवर्ड होकर क्या करता है, आपका चेस्ट कैपेसिटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। अलोंग द लंग टू एक्सपेंड एंड एयर टू इंटर, जिससे क्या होता है, आपका लंग है जो ज़्यादा फूल जाता है, ज़्यादा उसमें क्या होता है, फैल जाता है, मतलब क्या होता है, एक्सपेंड मतलब फैलना हो गया, जिससे क्या होता है उसमें आपके लंग में स्पेस आ जाता है, जिससे क्या होता है एयर है जो अंदर आती है। वही लिखा गया है कि डायफ्राम संकुचित होता है तथा वह नीचे की ओर जाता है और छाती की गुहा को आयतन बढ़ाता है, जिससे फेफड़े में हवा भर जाती है। क्या होता है उसमें, जब उसमें ज़्यादा स्पेस रहेगा तो फेफड़े में क्या होगा, लंग में हवा भरेगी। व्हेन इट रिलैक्स, और जब रिलैक्स होता है डायफ्राम तो इट मूव अपवर्ड, तो अपवर्ड की ओर मूव करेगा, डिक्रीजिंग द चेस्ट कैविटी वॉल्यूम, और चेस्ट कैविटी वॉल्यूम को डिक्रीज करता है एंड पुशिंग एयर आउट ऑफ द लंग। क्या हो जाएगा, जब आपका डायफ्राम है रिलैक्स होगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर जाता है, जिससे क्या होगा, फेफड़े से हवा बाहर निकलती है। देखिए यहाँ पर इमेज के द्वारा भाई मैं दिखा रही हूँ कि डायफ्राम क्या हो रहा है, आपका डायफ्राम आपका नीचे आया, क्या हुआ, डायफ्राम आपका नीचे आया तो क्या हुआ, रिब केज क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, फैला, तो जिससे क्या होगा, आपका लंग में स्पेस ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, आपका एयर है जो इनहेल करेगा, यानी इसमें एयर आ जाएगा, एयर भर आएगा, यानी कि आप सांस ले पाएंगे। और एक्सलेशन यानी कि क्या होता है, जब आप सांस छोड़ते हो तो उसमें क्या होता है, डायफ्राम ऊपर चल जाता है, जिससे क्या होता है, रिब केज है जो रिलैक्स होता है, जिससे आपका हवा है जो आपके जो भी लंग्स में वो बाहर निकल जाते हैं, यानी कि आप उसमें सांस छोड़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट इट मूव, क्या करिए क्वेश्चन कि जब डायफ्राम संकुचित होता है तो यह किस दिशा में जाता है। अभी मैं बताई अपवर्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, लेफ्ट साइड बाईं ओर, राइट साइड दाईं ओर। बताइए तो अभी मैं क्या बताई थी कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, देखिए यहाँ पर मैं बताई थी कि जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो डायफ्राम क्या हो रहा था, नीचे की ओर, क्या हो रहा था, नीचे की ओर डाउनवर्ड मूव कर रहा था। तो वहीं बोला गया है डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कौन सा दिशा की ओर जाएगा, नीचे की ओर, डाउनवर्ड की ओर जाएगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे की ओर आएगा, रिब केज आपका एक्सपेंड होगा और उसके बाद क्या होगा, उसमें एयर है जो इंटर होगा, जिससे एयर हवा भरेगी आपके लंग्स में, तो उसको आप क्या बोलते हैं, सांस लेना बोलते हैं। चलिए, तो आप जो बच्चा अभी तक डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम में इनरोल नहीं हुए हैं तो वो बच्चा क्या करिएगा, इनरोल हो जाइएगा। यहाँ पर डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2024 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा आपका 2026 होगा, बाय मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जो बच्चा अभी तक डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम में इनरोल नहीं हुए वो हो सकते हैं। हम लोग उदित फार्मेसी ऐप पर लाइव क्लासेस होती है, क्या क्या फीचर है देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, फिर प्लस लाइव क्लासेस भी होती है, ई बुक PDF नोट्स भी है, टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट होगा, जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या चैप्टर के एक टॉपिक कंप्लीट होगा एक वीक में, उसके बाद हर एक वीकली टेस्ट होगा, मॉडल पेपर प्रैक्टिस होगी, फिर प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस होगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है नहीं करना, आपके पास लिमिट समय है तो उतने समय में आपको क्या कौन कौन से पढ़ना और कौन कौन सा छोड़ना है। ऐसा नहीं सारे चीज़ पढ़ना भी जरूरी नहीं होते, कुछ चीज़ छोड़ना भी जरूरी होते, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से मई या जून में आपका पेपर हो जाएगा, तो यही 2-3 महीना टाइम है, तो 2-3 महीने में कैसे कितना पढ़ा जाए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और फिर क्या है, कोई बच्चा उदित फार्मेसी में इनरोल होना चाह रहे हैं, आप ये सब का लाभ उठाना चाह रहे हैं, तो क्या करिए, सबसे पहले तो प्ले स्टोर पर जाइए और उदित फार्मेसी क्लासेस को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद फिर इस टाइप से आपको डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम लिखिए, फिर उसके बाद लॉगिन करिए, और फिर लॉगिन करने के बाद क्या होगा, आपके पास ऑप्शन दिखेगा डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम, डी फार्म फर्स्ट ईयर कोर्सेस में जाइएगा तो आपका ऑप्शन दिखेगा, तो डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम पर जाइएगा तो आपका बाई ऑन होगा, फिर आप बाई कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते
हैं इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कितने बजे से? मॉर्निंग के 8 बजे से शाम को 6 बजे तक। 6 बजे के बाद नहीं करिएगा क्योंकि उस समय ऑफिस बंद हो जाती है। ऑफिस टाइम है 8 से 6, तो उस टाइम में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है एनरोल करने के लिए तो वो आप अपना क्या कर सकते हैं, उस समय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम कॉजेज। डायफ्राम के संकुचन से क्या होता है बताइए? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस दौरान क्या होता है? चेस्ट कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज, छाती की गुहा का आयतन कम होता है। चेस्ट कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज, छाती की गुहा का आयतन बढ़ता है। लंग्स श्रिंक, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। हार्ट स्टॉप्स, हृदय रुक जाता है। बताइए जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम का संकुचन होता है, तो अभी मैं बताइए कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देख रहे हैं यहाँ पर मैं बताई थी कि जब आपका डायफ्राम क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तो क्या हो रहा था? चेस्ट कैविटी आपका एक्सपैंड हो रहा था। क्या हो रहा था? चेस्ट कैविटी कैविटी क्या हो रहा था? आपका एक्सपैंड हो रहा था। क्या हो रहा था? एक्सपैंड हो रहा था। तो यहाँ पर क्या कह रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा था कि चेस्ट कैविटी क्या होगा? तो चेस्ट कैविटी क्या होता है? आपका इंक्रीज करता है। क्या होता है? छाती की गुहा का आयतन बढ़ता है। क्या होता है? जब बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तभी ना उसमें स्पेस आएगा, तभी ना उसमें एयर एंटर होगा। तो वही बोल रहा है कि जब कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हो रहा था, तो कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा तो क्या होगा? डायफ्राम आपका नीचे जाएगा, जिससे रिब केज क्या होगा? एक्सपेंड करेगा, यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसमें स्पेस आएगा, उसके बाद क्या होगा? उसमें एयर है जो इंटर हो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए सेक्स लिंक डिजीज, और ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सी एक लिंग संबंधित बीमारी है? बताइए सेक्स लिंक डिजीज कौन है? टाइलोसिस, एल्बिनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, रंग अंधता, बेरीबेरी। बताइए सेक्स लिंक डिजीज कौन सा है? तो इसमें से सेक्स लिंक डिजीज होता है कलर ब्लाइंडनेस। कौन होता है? कलर ब्लाइंडनेस। सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा गया कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? सेक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और क्या कहाँ पर होता है? मेनली एक्स क्रोमोजोम कैरी करता है। कौन करता है? एक्स क्रोमोजोम। तो एक्स क्रोम कैरी करता है तो मेनली किस में? बिकॉज मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, दे आर मोर लाइकली टू शो दिस डिसऑर्डर देन फीमेल। क्या होता है कि मेल में एक एक्स क्रोमोजोम होता है, तो इसीलिए क्या होता है? फीमेल से ज़्यादा कौन ज़्यादातर किस में होता है? मेल में होता है। तो वहीं लिखा गया कलर ब्लाइंडनेस रंग अंधता एक लिंग संबंधन अनुवांशिक रोग है जो सामान्यतः एक्स क्रोमोजोम पर स्थित जीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जो एक्स क्रोमोजोम है उस पर एक जीन होता है, उसी की वजह से क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस होता है। पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है। पुरुष में कितने एक क्रोमोजोम होते हैं? एक्स क्रोमोजोम होते हैं। इसलिए इनमें यह रोग महिलाओं की तुलना में अधिक पाया जाता है। इसलिए क्या होता है? मेल में एज कंपेयर टू महिला, यानी कि एज कंपेयर टू फीमेल, मेल हैज शोन मोर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन। बताइए रंग अंधता किसमें अधिक पाई जाती है? फीमेल में, महिलाओं में, मेल में, पुरुष में, चिल्ड्रन में, बच्चे में, ओल्ड पीपुल, बुजुर्ग में। बताइए कलर ब्लाइंडनेस किसमें पाया जाता है ज़्यादा? अभी मैं बताइए कि मेल में नहीं, पुरुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जीन इज मेनली मेड अप ऑफ। जीन मुख्य रूप से किससे बना होता है? डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स। ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन है जो मेनली किसका बना हुआ रहता है? डीएनए का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, एमिनो एसिड का। मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप लोग दें, तब तक मैं आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ, तब तक आप लोग इसका कमेंट में सारे बच्चे आंसर बताइएगा। तो जीन किसका बना होता है? जीन क्या है? एक यूनिट ऑफ हेरिडेटरी लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम। जीन कहाँ लोकेटेड रहता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि जीन कहाँ लोकेटेड रहता है, तो कहाँ रहता है? क्रोमोजोम। और जो किसका मेनली मेडअप ऑफ रहता है? डीएनए का, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का। डीएनए कंटेंट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कंटेंट करता है दैट कंट्रोल द ट्रेट्स एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? जीन बंशिंगत की मूल इकाई है जो क्रोमोजोम पर स्थित होती है। जीन कहाँ रहती है? क्रोमोजोम पर। और मुख्य रूप से डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल से बनी होती है। डीएनए मोबाइल अनुवांशिक जानकारी होती है। डीएनए में क्या होता है? डीएनए क्या कैरी करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो जीवों की गुणों और कार्यों को नियंत्रित करता है। जो क्या करता है? आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है, उसका ट्रेट्स का, गुण का और उसका फंक्शन का। तो बताइए क्या कह रहा था क्वेश्चन कि जीन है जो किसका बना हुआ? तो जीन किसका बना हुआ? बताइए डीएनए का। तो ए इज द करेक्ट आंसर। और कहाँ लोकेटेड रहता है? क्रोमोजोम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए स्टैंड्स फॉर। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डबल राइबोज न्यूक्लिक एसिड,
डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड। देखिए सिंपल सी कह रहे हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है जी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी मैं यहाँ पर लिखा भी गया होगा डीएनए, डीएनए के ब्रैकेट में क्या लिखा था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही था, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।